गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम को, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। ये टॉपिक इस लेक्चर के बाद यानी कि आपका जो चैप्टर है सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ और टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल आपका वो प्लेस है एट विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एक ऐसा वो रीजन, किसी भी एटम में वो रीजन जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उस रीजन को, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? उस रीजन और प्लेस को हम कहेंगे ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी भी एटम का वो रीजन या वो पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी? ठीक है, तो आपको अगर पता है तो ऑर्बिटल्स को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, टोटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। अगर हम आपको याद हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में मैंने इनकी शेप्स भी आपको बताई थी कि एस ऑर्बिटल की शेप आपकी होती है स्फेरिकल, पी की होती है आपकी डबल शेप, डी ऑर्बिटल की होती है डबल डंबल और एफ की होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम आज के लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, जो कि हमारे पास में कौन सा है? एस ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास में कौन सा आपका एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम इसकी शेप को एक्सप्लेन करें तो उससे पहले अगर हम बात करें कि वो रीजन जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, उसे आप ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल जो आपके पास में स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम जो बताता है आपको, वो कौन बताता है? आपका वेव फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर आपको पढ़ा था आपने श्रोडिंगर इक्वेशन में। ठीक है, ये क्या है आपका? वेव फंक्शन का स्क्वायर, जो क्या करता है? इट टेल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के कहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, उसके बारे में हमें कौन बता रहा है? साई स्क्वायर बताता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके साथ? अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका साई स्क्वायर यानी वेव फंक्शन का रेडियस के साथ। ठीक है, रेडियस मतलब आर क्या होगा? किसी भी एटम में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होगी। ठीक है, किसी भी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा, उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस होगी, वो होगी आपकी आर, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो जब वेव फंक्शन और रेडियस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए अगर हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा। ग्राफ क्या कह रहा है आपसे? ग्राफ ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है, वैसे वैसे फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या कह रहा है आपसे? ये ग्राफ आपसे ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के पास में जब डिस्टेंस बहुत लो होती है, तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर चलते हैं, डिस्टेंस पे मूव करते हैं, वैसे वैसे आपकी फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा? लो हो जाएगा, और एक टाइम पे जाके कितना हो जाएगा? 0 यानी नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, इस कर्व को, ठीक है, इस रिलेशनशिप कर्व को जो हमारे बीच में किसके बीच में है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड वेव फंक्शन के स्क्वायर के बीच है, इसे हम बोलते हैं
प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कर्व। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसे? प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कर्व इसे हम बोल रहे हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच? स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल जो आपके पास में है, इसकी शेप कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल। ठीक है, कैसी होगी? स्फेरिकल। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस, आपके इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? एक जैसी होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारे पास में क्या है? न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। ये वो रीजन रहेगा न्यूक्लियस के पास वाला, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे अगर अपन आगे मूव करते हैं, देखिए क्या होगा हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास में स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, ये ग्राफ जो मैंने आपको प्लॉट किया वो किसके लिए है? 1s ऑर्बिटल के लिए है। किसके लिए है? 1s के लिए। ठीक है, क्या समझे आप? कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, तो न्यूक्लियस पे तो आपके फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है प्रोबेबिलिटी वो सबसे मैक्सिमम है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक। ठीक है, स्फेरिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की मैंने। ठीक है, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है वो पॉइंट आपका ये हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? देखिए भी फटाफट से, ये शेप किसकी बनी? आपकी 1s की। चलिए, अब यहाँ पे हम एक और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो आपका रहेगा 2s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए? 2s के लिए। बिकॉज हमें पता है s ऑर्बिटल में आपकी फर्स्ट शेल भी होगी, सेकंड शेल भी होगी, थर्ड भी होगी, 3s भी होगा, 4s भी होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे देखिए ग्राफ में चेंज क्या आएगा आपका। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में? साई स्क्वायर, ये हुआ आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ग्राफ जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ये, पहले डिक्रीज होगी। ठीक है, ड्रास्टिकली क्या होगा? डिक्रीमेंट आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? 0 पे, उसके बाद वापस से इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वापस से डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। That is the graph of 2s orbital between square of wave function and internuclear distance। समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे देखिए इसको। अब क्या हुआ? And spherical। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें 2s के लिए, ठीक है, ये डायग्राम मैंने किसका बनाया? 1s के लिए बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो 2s के लिए बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिख लीजिएगा एस ऑर्बिटल आपका नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल होता है। ठीक है, देखिए अब ये आपके पास में वो रीजन आ गया है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 1s।
देखिएगा ये शेप कहां तक की आपकी 1s ऑर्बिटल तक की है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिएगा ध्यान से, इसके बाद वापस देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस के अराउंड जब रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत मैक्सिमम होंगे। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 पहुंच जाएगी, डिक्रीज होते होते। अब उसके बाद सडनली वापस से क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होकर के 0 पे आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा वापस से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। देखिए अब जो हमने शेप यहाँ बनाई है वो किसके लिए बनाई है बच्चों, 2s के लिए। क्या नजर आया आपको, देखिएगा 2s ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी क्या देखने को मिला, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपको मिली वो बहुत ज्यादा मिली, ठीक है, ज्यादा होगी भी। जैसे जैसे अपन डिस्टेंस में मूव करते हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती हुई जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी जाएगी, नेग्लिजिबल यानी कि 0। देखिए ये रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये आपको रीजन दिखाई दे रहा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, लगभग 0 सी मिल रही है। इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा नोडल, क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। नोड किसे कहेंगे, नोड आपका वो रीजन होगा, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। द रीजन एट विच finding probability of electron is 0, ठीक है। तो नोड आपका वो रीजन होगा, वो प्लेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर हम बात करें 1s ऑर्बिटल में तो ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 जो है वो नहीं आ रहा आपके पास में, यानी यहाँ पे कोई नोड आपका प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की, देखिए 1s से जब हम 2s में मूव करें तो बीच में आपके पास एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यानी 2s में आपके पास में 1 नोड है, कितना है, 1 नोड प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही जैसे आपके पास में नोड खत्म होता है वापस से इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है आपको, हाई डेंसिटी में, ठीक है। बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब क्या होगी आपकी, वापस से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद वापस से आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और फिर से एक ऐसा रीजन आ जाएगा आपके पास में, फिर से आपके पास एक रीजन ऐसा आ जाएगा जहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो, ठीक है। तो वहां से आपका 3s ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर अपन 3s ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पे आपके पास 2 नोड्स होंगे, ठीक है, 2 नोड्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं क्या होता है हमेशा s ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसा होगा कि न्यूक्लियस के पास में आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत मैक्सिमम होगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस में मूव करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एक जगह ऐसी आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। उस प्लेस को हम या उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, नोड। उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर वापस कम होगी, फिर वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, वापस से नोड आ जाएगा, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर वापस कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर 3s ऑर्बिटल, किसके लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए, तो क्या ग्राफ होना चाहिए, साई स्क्वायर और r के बीच कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास होगा, ठीक है ना। जहां पे नोड जो है ना वो कितने होंगे आपके पास टोटल, देखिए एक नोड यहाँ मिलेगा, एक नोड यहाँ मिलेगा, टोटल 2 नोड्स होंगे आपके पास में। जबकि 2s ऑर्बिटल में कितना नोड आ रहा है, 1 नोड, जबकि 1s में कोई नोड नहीं आ रहा आपका, ठीक है। वहां पे डिक्रीज होते हुए यहाँ तक दिखाना है बस आपको, क्लियर है आपको ये बात। तो 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में 1 नोड आ रहा है, 3s में 2 नोड आ रहे हैं और 4s में कितने नोड आएंगे, 3 नोड्स आएंगे।
तो सिंपली अगर हमें s ऑर्बिटल में नोड्स कैलकुलेट करने हो, क्या कैलकुलेट करने हो, नोड्स, ठीक है ना, क्या करने हो, नोड्स कैलकुलेट करने हो, तो लिखेगा नंबर ऑफ नोड्स फॉर s ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-1 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ नोड्स निकाल पाएंगे, ठीक है। अब चलिए ये वाला अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं किसके लिए, 1s के लिए, कीजिए 1 - 1 कितना आ गया आपके पास में, 0 नोड। अगर अप्लाई करते हैं 2s पर, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 2s पे, देखिए 2s पे जब अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 - 1 कितना नोड आ गया, 1, एक ही तो नोड आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, ये कौन सा प्लेस है, ये वाला प्लेस है, ठीक है, समझाया आपको। अगर आप निकालते हैं 3s के लिए तो देखिए 3s में कितना होगा, 3 - 1 = 2 नोड्स हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो नोड निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया, कितना होगा आपके पास में s ऑर्बिटल्स के लिए n-1 होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गई आपकी नोडल सरफेस, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होती है, 0। अब इसमें एक टर्म और आती है आपके पास में, दैट इज बाउंड्री सरफेस। क्या टर्म होती है, बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस जो टर्म आपके पास होती है वो टर्म क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। बाउंड्री सरफेस बेसिकली आपके पास में वो सरफेस होती है या वो सरफेस ड्रॉ होती है जहां पे साई स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, लिख लीजिएगा। बाउंड्री सरफेस हम किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है स्फेरिकल शेप में इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपकी जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वो बाउंड्री सरफेस है, ठीक है। बिकॉज देखो ये तो फिक्स है, ये तो पक्का है यहाँ पे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आपके रेडियस बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ रही है यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन एक फिक्स रेडियस पे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये रेडियस कैसी है यहाँ पे, फिक्स रेडियस पे अगर मैंने कोई बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ की है तो इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी एट दिस बाउंड्री जो हमने ड्रॉ की है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो कोई भी बाउंड्री, ठीक है, एक सेम रेडियस पर ड्रॉ की गई कोई भी बाउंड्री, इस पे हमेशा साई स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी एक कांस्टेंट रेडियस पे एक बाउंड्री को ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस बाउंड्री पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इस सरफेस को, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री सरफेस। तो ठीक है, इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि एक ऑर्बिटल में बहुत सारी बाउंड्री सरफेस हो सकती हैं। सपोज कीजिए मैंने लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, बाउंड्री सरफेस हुई, ठीक है। बिकॉज यहां से लेकर के यहां तक की कांस्टेंट रेडियस पर अगर इस सरफेस में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। एक बाउंड्री सरफेस मैंने मान लो यहां पर आई, ये भी बाउंड्री सरफेस हो गई, ठीक है। बट इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में हम बहुत सारी बाउंड्री सरफेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाउंड्री सरफेस वो लाइन या वो ड्रॉ की गई सरफेस होती है जहां पर सेम रेडियस पर आपके पास में साई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू कैसी हो, सेम होती हो, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि एक्चुअली में सबसे सही बाउंड्री लाइन कौन सी है आपके पास में, बाउंड्री सरफेस कौन सी है, तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, कि बाउंड्री सरफेस आपकी वो होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। द प्लेस रीजन एट विच फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, लगभग 90% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बाउंड्री सरफेस जो हमने बनाई है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो 90% के आसपास इलेक्ट्रॉन वहां मिल जाए, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। अब देखिए मैंने यहाँ पे
3 बाउंड्री सरफेस बनाई, एक ये, एक ये, एक ये, 3 बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाउंड्री सरफेस। अब तीनों बाउंड्री सरफेस में अगर मैं फर्स्ट बाउंड्री सरफेस की बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मैक्सिमम है इस वाले एरिया में, ठीक है ना, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन इसमें कवर्ड अप हो गए? नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं सेकंड बाउंड्री सरफेस की बात करूं, ये वाली, ठीक है ना, तो इसमें भी आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर्ड अप हो गया? नहीं हुए। अगर मैं थर्ड बाउंड्री सरफेस की बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके 90% के आसपास इलेक्ट्रॉन सारे इसमें आ गए हैं। तो दैट इज द स्पेसिफिक बाउंड्री सरफेस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल बोल रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो तीनों बाउंड्री सरफेस में सबसे सही कौन सी बनी जाएगी आपकी? थर्ड वाली, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर अप हो गए इसके अंदर, 90% के आसपास इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल कह रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आया आपको एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कर्व से क्या सीखा कि डिस्टेंस बढ़ने पर, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है और डिक्रीज होते होते आपकी जीरो हो जाती है। जिस रीजन पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई है उस रीजन को हमने क्या कह दिया? नॉड कह दिया, ठीक है। और एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया, n-1। 1s में 0 होगा, 2s में 1 होगा, 3s में 2 होंगे, ठीक है। और बाउंड्री सरफेस किसे कहेंगे? किसी भी एक कांस्टेंट रेडियस पे ड्रॉ की गई सरफेस लाइन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो? सेम हो, उसे हम बाउंड्री सरफेस कहेंगे, ठीक है। और वो बाउंड्री सरफेस जो कवर अप करता है 90% फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम कह देते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पी ऑर्बिटल को। चलिए, हो गया, ले लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि बाउंड्री लाइन या बाउंड्री सरफेस क्या होगा। पता है आपको? बाउंड्री सरफेस आपका एक कांस्टेंट रेडियस पे, एक सिमिलर रेडियस पर ड्रॉ की गई वो सरफेस होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन, उस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कैसी होगी? सिमिलर होगी, ठीक है। और वो बाउंड्री सरफेस जो 90% तक के इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को कवर अप करता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं फटाफट से शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स को। चलिए, दैट इज नंबर 2, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए आपको पता है एल नंबर कितना होगा? 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे पुट करेंगे फॉर्मूले में ऑर्बिटल निकालने के लिए, तो क्या होगा? 12 + 1, दैट इज 2 × 1 + 1 कितना हो गया? 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास होंगे, दैट इज px, py एंड pz, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? टोटल अगर हम बात करें किसी भी p सबशेल में, तो p सबशेल में टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने होंगे? 3, जबकि s ऑर्बिटल में कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। दैट इज p, each and every p subshell contain 3 orbitals, that is px, py and pz, ठीक है। all 3 orbitals, अगर हम बात करें 3 ऑर्बिटल्स की, all 3 orbitals having same energy, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी बच्चों? सेम है, दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तीन ऑर्बिटल क्या है? सेम एनर्जी के हैं, px, py एंड pz। और जब कोई भी ऑर्बिटल्स आपके सेम एनर्जी के होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑल ऑर्बिटल्स विच हैविंग सेम एनर्जी नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, बट हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्या इन तीनों ऑर्बिटल के ओरिएंटेशंस की, तो इन तीनों के ओरिएंटेशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है ना। इनमें से ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 lobes, सबके पास कितने लॉब्स होते हैं? 2 lobes होते हैं, है ना। दैट इज
symmetrical about their axis, about their particular axis बोल दीजिए, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने लॉब्स प्रेजेंट होते हैं? 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट देयर पर्टिकुलर एक्सिस पे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 2p सबशेल है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px, 2py एंड 2pz। ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स के पास कितने लॉब्स होंगे? 2 लॉब्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 2px होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट द एक्स एक्सिस पे। किस पे होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। जबकि 2py किस पे होगा? y एक्सिस पे। जबकि 2pz किस पे होगा? z एक्सिस पे आपके सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। यानी इसमें प्रेजेंट दोनों लॉब्स जो होंगे वो x एक्सिस पे सिमेट्रिक होंगे, इसमें प्रेजेंट दोनों लॉब्स किस पे होंगे? y एक्सिस पे सिमेट्रिक होंगे, जबकि 2pz में प्रेजेंट दोनों लॉब्स z एक्सिस पे सिमेट्रिक होंगे। अब फटाफट से पहले देख लेते हैं इसका फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होगा, जो आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके बीच? साई स्क्वायर, यानी फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास में आता है, ठीक है। क्या आ रहा है? इसमें जस्ट अपोजिट होता है s ऑर्बिटल से। क्या होता है कि स्टार्टिंग में, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस पे जहां बात करते हैं तो न्यूक्लियस यानी कि बिल्कुल नियर बाय ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगी, क्या बढ़ रही है? रेडियस। जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका साई स्क्वायर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोल रहे हैं? साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कि रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होगा? डिक्रीज होकर के और 0 पे हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द ग्राफ। ये ग्राफ हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, उसके बाद में आपकी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होकर के वापस 0 हो जाती है। चलिए फटाफट से तीनों ऑर्बिटल्स की शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस जेड ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं वाई एक्सिस, और ये ले रहे हैं आपका एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसको बेटा? पी एक्स को। पी एक्स को जब पी एक्स को मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके जो दोनों लॉब्स होते हैं, ठीक है ना, दोनों लॉब्स जो होंगे वो एक्स एक्सिस पर आपके सिमेट्रिक होंगे। तो एक्स एक्सिस ये वाली है ना, तो दोनों लॉब्स जो बनेंगे बच्चा वो यहां बनेंगे आपके पास, ठीक है। अब देखिए इन दोनों लॉब्स को जो पार्ट सेपरेट कर रहा है, ये पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0 है। तो ये पार्ट कहलाएगा आपका नोड, ठीक है। जहां पे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? वो आपकी 0 है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको बच्चों, 1s 2s 3s एंड 4s पे जैसे अपन मूव करते हैं तो जितनी हायर वैल्यू होगी उसकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे 4s है तो 4s की साइज बड़ी होगी, 3s 2s एंड 1s, ठीक है ना। ये आपने देखा ही था, 1s की साइज इतनी सी थी, 2s की बढ़ गई थी, 3s की और बड़ी हो जाएगी, 4s की और बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ऑर्बिटल्स की जो साइज है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ये मान के चलिएगा, ठीक है। और सारे ऑर्बिटल्स की जो शेप है ना वो एक जैसी रहती है, स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। क्या कहा कि जैसे जैसे आपके एस ऑर्बिटल्स की कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी साइज भी इंक्रीज होती है, बट शेप सेम रहती है, दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आपके पास क्या हुआ? दोनों लॉब्स को जो आप सेपरेट कर रहे हैं, दोनों लॉब्स को जिस पॉइंट से, वो पॉइंट आपका पॉइंट होगा नोड पॉइंट। नोड पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी? 0 होती है। कितनी होती है? 0, ठीक है। वही तो यहाँ पे कह रहा है ग्राफ आपसे
कि स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है या जीरो है आपकी, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब रेडियस बढ़ेगी यानी अब डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। ये आपको शेप मिलती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे आपके, इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर। अब क्या होगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस रेडियस बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होते होते उसके बाद वापस से डिक्रीज होंगे और फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा, यानी कि वहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लॉब्स की शेप जो हमें मिलती है वो किस शेप में मिलती है, डंबल शेप में मिलती है। किस शेप में मिलती है, डंबल। तो यू कैन से कि जितने भी p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, उनकी शेप डंबल शेप होती है, ठीक है ना। जो दोनों लॉब्स हमें मिलते हैं वो दोनों लॉब्स की जो शेप होती है वो किस तरह की आती है आपके पास में, आपके पास होती है डंबल टाइप की, तो डंबल शेप आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ग्राफ से आप इजीली समझ जाएंगे, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, वो पार्ट कहलाएगा नोड। उसके बाद जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में अगर मैं बात करूं तो पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी और फिर वापस से डिक्रीज होकर के जीरो हो जाती है, फिर से नोड आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2py की, तो 2py की देखिए किस तरह की शेप होगी आपके पास में, बनाइएगा, दैट इज z एक्सिस, दैट इज x एंड दैट इज y। किस पे बनाना है, y पे। तो इस बार जो दोनों लॉब्स बनेंगे आपके वो बनेंगे y एक्सिस पे सिमेट्रिक होंगे, तो y एक्सिस ये है तो लॉब्स जो बनेंगे वो यहाँ बनेंगे, ये पार्ट नोडल पार्ट होगा आपका, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, pz की, तो pz की शेप जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, z एक्सिस यहाँ पर है आपकी, x यहाँ पे है और y यहाँ पर है आपकी, ठीक है। तो z एक्सिस पे होगा आपका इस बार सिमेट्रिक, तो इस बार जो आपके दोनों लॉब्स बनेंगे बच्चों वो बनेंगे आपके z एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट आपके पास होगा ना, ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये आपका नोड पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी लो होगी, फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लो होगी फिर बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगर p ऑर्बिटल्स में, तो इसमें नोड निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों वो होता है ये, नोड इज इक्वल टू n-2, ठीक है। अगर हम बात करें किसका, 2p का, देखिए यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें 2p में, किसमें बात करें, 2p में, तो 2p में देखिए कितना हो जाएगा, 2p में n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, यानी 2p के अंदर आपका 0 नोड होगा, कितना नोड होगा 0। अगर हम बात करें 3p की, तो 3p में देखिए वैल्यू कितनी है n की 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 नोड होगा, कितना नोड होगा 1 नोड होगा। अगर हम बात करें 4p की, तो 4 माइनस 2 कितना नोड हो जाएगा 2 नोड हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। s ऑर्बिटल में फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-1 और p ऑर्बिटल में होता है आपका n-2 होता है, ठीक है। ये फटाफट से नोट कीजिएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे हमने s ऑर्बिटल में कहा वैसे ही p ऑर्बिटल में 4p सबसे ग्रेटर होगा, देन 3p, देन 2p एंड 5p, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट शेप सेम रहेगी, शेप डंबल ही रहेगी, क्या रहेगी, डंबल शेप, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बाउंड्री सरफेस भी वैसी ही रहेगी। बाउंड्री सरफेस समझ गए, कोई भी एक बाउंड्री सरफेस हमें जहां से डिनोट करी और उस सरफेस पे उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडर, जैसे समझिए ये आपके पास में क्या है, नोड है। इस नोड से जैसे जैसे अपन डिस्टेंस पे मूव करेंगे बच्चों इधर, ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आ गए और यहाँ पे इस डिस्टेंस पे आ गए, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम। तो सेम रेडियस पे आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, साई स्क्वायर, समझ रहे हो। मतलब दोनों लॉब्स की तरफ
इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो सेम पैटर्न में चलेगा, पहले लो फिर हाई फिर वापस डिक्रीज, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब वही बाउंड्री सरफेस जो इसकी होगी, ठीक है, जहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस पे, यहां से मान लीजिए 1 मीटर पे, यहां से मान लीजिए 1 मीटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, इतनी होती नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सेम डिस्टेंस ऑफ रेडियस पे, यहाँ भी सेम डिस्टेंस ऑफ रेडियस पे, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन पर जितने मुझे इलेक्ट्रॉन इस साइड मिलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस साइड भी मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि पी जो आपके पास में ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें आप कितनी भी वैल्यू बढ़ा लीजिए इनकी 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, बट शेप सेम रहने वाली है, दैट इज डबल शेप। बट अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपकी साइज जरूर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। एस का थोड़ा सा अपोजिट होता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने के बाद जीरो होती है, फिर थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, लास्ट में डिक्रीज होकर फिर से जीरो हो जाती है। नोट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, n-2 रहेगा। दैट आर द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं d ऑर्बिटल्स को। चलिए हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज d ऑर्बिटल्स। यहां हम बात करने वाले हैं अब शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल की। तो जब हम d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो d के लिए l की वैल्यू 2 होगी, फॉर्मूला कितना होगा 12 + 1, तो 2 × 2 + 1 दैट इज 5 ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ऑल 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम, तो इन्हें बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक अ p ऑर्बिटल, ठीक है। बट यहाँ पे इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, एक होगा dxy, एक dyz, एक xz, एक x2y2 एंड एक dz2, ठीक है। d ऑर्बिटल्स में भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कर्व की बात करूं तो सेम p ऑर्बिटल जैसा होगा, स्टार्टिंग में कितना होगा 0, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, बाद में रेडियस के साथ साथ इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होकर वापस से 0 हो जाएगी। मतलब जो कर्व आपने p ऑर्बिटल में देखा था वैसा का वैसा कर्व आपका d ऑर्बिटल में भी होगा। अब फटाफट से इनकी शेप्स देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें d ऑर्बिटल्स में, p ऑर्बिटल में कितने लोब बने थे आपके पास 2 लोब्स, लेकिन d ऑर्बिटल में आपके पास में 4 लोब्स बनेंगे। कितने लोब्स बनेंगे, 4 लोब्स बनाए। लोब्स सबसे पहले बनते हैं d पे x y एक्सिस पे, चलिए सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सिस कौन सी ले ली है z, यहाँ कौन सी ले ली है मैंने x, और यहाँ कौन सी ले ली मैंने y एक्सिस, तीनों एक्सिस ले लिया अपन ने, ठीक है। अब तीनों एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो फटाफट से देख लेंगे। सबसे पहला कौन सा है dxy, यानी यहाँ पे टोटल आपके पास में 4 लोब्स बनेंगे, ठीक है। 4 के 4 लोब्स में से 2 लोब्स बनेंगे x एक्सिस पे और 2 लोब्स बनेंगे y पे, और वो बनेंगे इन बिटवीन। कहाँ बनेंगे, ये तीनों जो आपके बनते हैं ये बनते हैं आपके इन बिटवीन एक्सिस। क्या बनते हैं, इन बिटवीन एक्सिस। जबकि ये दो जो बनते हैं वो आपके एक्सिस पे लाइज करते हैं, ठीक है, लाइज ऑन एक्सिस, ठीक है। टोटल 5 ऑर्बिटल्स आपके पास थे, जिनमें से 3 ऑर्बिटल तो है वो आपके इन बिटवीन एक्सिस पे लाइज करते हैं, और रेस्ट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके एक्सिस पे ही लाइज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा dxy कौन सा आपका इन बिटवीन, यानी ये x और y के इन बिटवीन एक्सिस पे लाइज करेंगे लोब्स आपके, ठीक है। तो बताइए x कौन सी है, ये वाली, तो पहले 2 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे x एक्सिस पे, किस पे, x पे, तो ये y पे बन गया, सॉरी आपका, ठीक है, ये y वाला है ना, y पे बन गया, ये x है तो x पे बन जाएगा आपका, सॉरी ये x पे बना अपन ने, ये y पे बन गया आपका, ये लीजिए, ठीक है। तो टोटल 2 लोब्स तो बने आपके x एक्सिस पे और 2 लोब्स बने आपके y एक्सिस पे, ठीक है। और दोनों लोब्स कहाँ बने, इन बिटवीन बने। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वो है जो नोड्स को सेपरेट कर रहा है, तो ये पार्ट आपका क्या होगा, नोड पार्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। शेप इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे लो रहेगा, फिर इंक्रीज होते होते इंक्रीज होगा, फिर आपका वापस से डिक्रीज होते होते यहाँ पे कितना हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है।
सेम चीज यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। तो दिस इज अलोंग सॉरी इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस बना, तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं डी वाई जेड तो कैसे बनेगा, डीजे शेप्स, ये आपका जेड एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ और ये एक्स हुआ। इस बार वाई और जेड पे बनने वाला है, तो पहले जेड पे बना लूं लॉब्स, तो जेड पे ये लॉब्स बन गए आपके पास, ठीक है। फिर वाई पे बनेंगे तो वाई पे आपके पास ये लॉब्स बन गए, ये लीजिए। तो ये शेप हो गई आपकी डी वाई जेड की, डी वाई जेड, ये नोडल हो गया आपका, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका कौन सा है, डी एक्स जेड, एक्स जेड को बना लीजिए फटाफट से। एक्स एक्सिस कौन सी है आपके पास में, ये वाली है, और जेड कौन सी है, ये वाली। तो दो लॉब्स बनेंगे आपके जेड पे और दो लॉब्स बनेंगे आपके एक्स पे, ठीक है। ये आपका नोडल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बिटवीन एक्सिस को यहाँ पे बना रहे हैं। अब आप बनाएंगे लाइज ऑन एक्सिस, ठीक है। पहला कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिएगा ये जेड एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई हो गई। किस पे है, एक्स लेंगे और वाई लेंगे। वाई एक्स कौन सा है, ये वाला, तो ये आपका इस बार एक्स एक्सिस सॉरी ये वाला कौन सा आपका वाई है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और दो लॉब्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके एक्स एक्सिस पे। देखो दोनों डिफरेंस है, ये इन बिटवीन लाइज कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ये एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास कौन सा डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये लीजिए। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, लाइज करेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। सबसे पहले अपने दो लोब्स बना दिए किस पे, एक्स एक्सिस पे, और दो लोब्स अपन ने किस पे बना दिया, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये जो आपका लोब्स को सेपरेट कर रहा है, ये पार्ट आपका नोड पार्ट हो गया, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। क्लियर है आपको, चलिए ठीक है। अब फटाफट देखिए इस तरह से आगे, लास्ट वाला कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब केवल जेड एक्सिस पर ही है, ठीक है, और ये लाइज करेगा एक्सिस पे। तो जेड वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला, तो यहाँ पे आपके दो लॉब्स बन जाएंगे, ठीक है, और एक सर्कुलर पार्ट आपका एक्स और वाई पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग को डिनोट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आ गई है। कितने लॉब्स बन रहे हैं बच्चों, दो लॉब्स। दो लॉब्स का मतलब क्या हो गया, दो लॉब्स का मीनिंग ये हो गया कि एक डंबल यहाँ एक डंबल यहाँ, तो इसी शेप को क्या बोलेंगे बच्चों, डबल डंबल, क्या कहेंगे, डबल डंबल। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसी थी, स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की कैसी है, डंबल, और डी की कैसी दिख रही है आपको, डबल डंबल, ठीक है। अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ नोड्स निकालने की, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-3। सबसे पहला कौन सा होगा, 3D, तो 3D में क्या हो जाएगा, 3 - 3 बिकम्स 0 नोड्स। 4D क्या हो जाएगा, 4 - 3 बिकम्स 1 नोड। 5D कितना हो जाएगा, 5 - 1 बिकम्स 5 - 3 बिकम्स 2 नोड्स, ठीक है। जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैसे वैसे जैसे नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी साइज भी इंक्रीज होगी ऑर्बिटल्स की। तो सबसे बड़ी साइज 5D की होगी इन तीनों में से, फिर 4D की, फिर 3D की साइज होगी, है ना। n की वैल्यू इंक्रीज होने पे साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होती है, बट शेप जो होती है वो सेम रहेगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात करें किसकी, एक फॉर्मूला मैं आपको और दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियल नोड। कई बार पूछा जाता है आपसे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियल नोड, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि रेडियल नोड निकालिए, ठीक है। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, n-l-1 फॉर्मूला आपके पास रहेगा, वही जो नोड निकालते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी का भी नोड निकाल सकते हो इजीली। जैसे मैं कह दूं कि 3s में कितने नोड्स होंगे, तो वैसे तो आपको पता है, पहले बनेगा 1s, फिर 2s, फिर 3s, तो कितने नोड हो गए, एक और एक, दो नोड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूले से निकाले जाएंगे देखो क्या होगा, n की वैल्यू हो गई 3। s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू कितनी होती है पता आपको, 0, ठीक है, और -1, तो 3 - 1 बिकम्स 2 नोड्स, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कहूं 3p में निकालिए, तो 3p में आपको पता है, 3p में आपने भी निकाला था n - 2,
कितने नोड्स होते हैं, एक नोड होता है 3p में, यहाँ से निकाल के देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस p ऑर्बिटल से p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 बिकम्स 1 नोड। ठीक है, तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा n माइनस l माइनस 1, इसकी हेल्प से अपन यहाँ पे नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने शेप्स देखी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, s की, p की एंड d की। ठीक है, बहुत इजी है, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करें अगर f ऑर्बिटल की, तो f ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो हम डिटरमाइन नहीं करते, बिकॉज f ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। इसे आप इतना सिंपली राइट डाउन कीजिएगा कि f ऑर्बिटल जो आपके पास होता है उसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, s की स्फेरिकल, p की डबल एंड d की डबल डबल। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक के साथ यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी वर्कशीट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको इसी लेक्चर के साथ में। ठीक है, और टेलीग्राम ऐप पर आप आ सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वहां से मिल जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, या मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसे जाकर के आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद वर्कशीट्स ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो ये इस लेक्चर के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक जो हमारा न्यू चैप्टर जो है वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।